हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग भी मेरे साथ करते जाइए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो। और इतने दिन से आपने पढ़ाई किया ही हुआ है और मैं प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ, तो आपका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव से करेंगे। अब देखो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का ट्रिक होता है, एक आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ट्राई करना कि आप मेरे से पहले आंसर कर दो। ठीक, तो फिर चेक कर लेना कि सही हो रहा है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा नहीं है, देखो नॉट लिखा है ना, ध्यान देना कहाँ पे नॉट है और कहाँ पे डायरेक्टली रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग ऑप्शन देखो। ये जो सोलर एनर्जी है जो हम लोग को किससे मिलती है, सन से। तो सन से हम लोग डेली वे में ले सकते हैं ना, ये खत्म थोड़ी ना होगा। कोल है। ठीक, अब आप लोग सोचना, विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी भी मिलता है हम लोग को, डेली डेली बेसिस पे मिल सकता है। एयर है, डेली मिलेगा। लेकिन कोल एक ऐसा चीज है जो अगर हम लोग यूज करते जाएंगे तो एक टाइम लिमिट के बाद में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं रहेगा। तो ये लिमिटेड भी है और ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड्स होता है। अच्छा, एक ह्यूमन डेवलप में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे, चलो आप लोग ऑप्शंस रीड करते जाओ और देखो कि क्या है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप कर सकते हो। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यस, ये जरूरी है, लेकिन कब। ठीक है, देखते हैं कब। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इक्वालिटी, ये भी जरूरी है, लेकिन कब, जब एक प्रॉपर वे में आपका हेल्थ अच्छा हो, आपका एजुकेशन अच्छा हो। ठीक, तो ये कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से ही समझ आ रहा है, ग्रीन क्या होगा, ऐसा कुछ फार्मिंग से रिलेटेड होगा ग्रीन। तो देखो आप लोग कहाँ होगा फार्मिंग से रिलेटेड, देखो डायरेक्ट लिखा है इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो क्या होगा, ऑप्शन डी। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉटन मिल्क तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में आता है, एग प्रोडक्शन अगर आपने रिवॉल्यूशन याद किए होंगे तो, और फूड ग्रेन ऐसे ग्रीन से रिलेट करके भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु अनाउंस द न्यू डील। न्यू डील किसने अनाउंस किया था, ये न्यू डील में होता क्या है बताओ। न्यू डील में क्या चीज के बारे में बोल रहा है, न्यू डील में क्या प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स वगैरह। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने के लिए लोगों को जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाती थी, ये वैसा वाला स्कीम था। ठीक है, किसने किया था भाई, ये रूजवेल्ट ने। ठीक, ये प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही ये न्यू डील लेके आया था। क्यों, ताकि इकोनॉमिक स्टेबल रह सके और लोगों के पास जॉब्स रहे। तो उन्होंने बहुत सारे जॉब्स वगैरह ऑफर किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मीन्स क्या होता है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है, जहाँ पे लोग एक ही धर्म को, पर्टिकुलर एक ही धर्म को ना माने। ठीक है, सारे अलग अलग धर्मों को इक्वालिटी प्रोवाइड करना, राइट्स प्रोवाइड करना, क्या होता है, सेक्युलर। तो हमारा इंडिया कैसा कंट्री है, हमारे यहाँ क्या एक ही धर्म फॉलो होता है, नहीं, यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोगों का धर्म माना जाता है इक्वल वे में। तो क्या आएगा, देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, द स्टेट हैज नो स्पेसिफिक रिलीजन। मीन्स क्या, एक कोई स्पेशल रिलीजन नहीं है। देखो बाकी में वन स्पेसिफिक लिखा है और बाकी स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन वाला है, तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या तो कुछ ऑप्शंस कट करना या तो एलिमिनेट करना, अगर आपको वहां पे एग्जाम में नहीं आएगा तब। ठीक है, और पता है तब तो डायरेक्ट टिक करो। देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट से। ठीक है, आप लोग को याद होगा एल्यूमिनियम से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा बजट इज। अब बजट के अंदर क्या है, बजट एक क्या है, क्या इंक्लूड होता है, बजट क्यों लाती है गवर्नमेंट, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, कि कौन से स्कीम्स लाने हैं, कहाँ कहाँ से हमको इनकम आएगा, कौन से स्कीम्स में कितने पैसे लगाने हैं, ये सब के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। और देखो ये मोस्टली सारे चीज़ों में ऑप्शन में लिखा होगा, देखो इनकम, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होता है, टैक्स से, वो कितना खर्च करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या होगा, खर्च कहाँ करेगी गवर्नमेंट, रोड्स हॉस्पिटल ये सब प्रोवाइड करने में। और क्या है,
गवर्नमेंट न्यू प्रोग्राम्स। ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्कूल चिल्ड्रंस आर गिवन। स्कूल चिल्ड्रंस को क्या मिलता है? ये तो सबसे एकदम बेसिक है, मिड डे मील। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि बच्चों को कुक्ड फूड मिले स्कूल में, और उनको जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस चीज़ की चिंता ना हो कि वो खाएंगे क्या अगर स्कूल में पढ़ेंगे, तो उनको प्रॉपर 14 ईयर्स तक एजुकेशन प्रोवाइड हो। अब देखो 9th में क्या लिखा हुआ है, कॉलोनल नेसर वॉज द एसोसिएटेड विथ। ये किससे एसोसिएटेड है? मीन्स अच्छा ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? ये प्रेसिडेंट है भाई कहाँ के? इजिप्ट के। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इजिप्ट। ठीक, इसका याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेट इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। इंटरनेट किस टाइप का कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम है? आप लोगों को खुद ही पता होगा, देखो आप खुद ही अभी यूज कर रहे हो, आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, राइट? तो क्या है? ऑडियो एंड विजुअल। ठीक, ये तो सबसे बेसिक है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। अब आएगा हमारा वन वर्ड आंसर। तो देखो आप लोग क्या क्या हो सकता है, आप भी कर सकते हो, ट्राई करो। फर्स्ट क्या है? विच सॉइल इज स्प्रेड इन द रिवर प्लेन्स। रिवर प्लेन्स में कौन सा सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है? और आप लोग को पता होगा ये सबसे ज्यादा फर्टाइल भी होता है। ठीक है, फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। कौन सा होता है भाई? एल्यूवियल सॉइल। ओके, एल्यूवियल सॉइल होता है रिवर के साथ जो आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द गेस्टेपो। गेस्टेपो किसने लाया था सबसे पहले? और ये है क्या? बताओ ये क्या है गेस्टेपो? ये हिटलर ने लेके आया था। ठीक है, ये एक सीक्रेट पॉलिसी है, ये एक सीक्रेट पॉलिसी लाया गया था। किसके किसके द्वारा लाया गया था? हिटलर के द्वारा। ठीक, बाय हिटलर। उसने क्या किया था इस पॉलिसी में? उसने बोला था कि मतलब उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इसमें राइट्स छीन लिए गई थी लोगों के। राइट टू स्पीक है ना, वो यहाँ पे नहीं रह गया था, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, वरना वो उनको पनिश करता था। थर्ड क्या है? लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी कैन कॉजेज विच प्रॉब्लम। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है तो ये किसका कॉज होगा? पोवर्टी का। ठीक है, याद रखना। ठीक, इसका पोवर्टी, सीक्रेट पॉलिसी और कौन सा सॉइल? एल्यूवियल सॉइल। याद हो गया? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन पब्लिक पार्टिसिपेशन। मीडिया का रोल क्या होता है? अगर मीडिया ना हो तो हम किसी चीज से अवेयर रहेंगे क्या? कुछ भी चीज हमको पता चलेगा क्या कि कहाँ पे क्या हो रहा है, या हमको किसके खिलाफ आवाज उठाना है या किसके खिलाफ नहीं उठाना है? तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहती हूँ मैं? मीडिया क्या फैलाती है? अवेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ न्यामगिरी मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट था बताओ? मेस्ट इसका आंसर ही लिख देती हूँ, माइनिंग। देखो बताती हूँ। ठीक है, न्यामगिरी एक हिल्स है जिसके लिए यहाँ माइनिंग होने वाली थी। ठीक है, गवर्नमेंट इसको माइनिंग के लिए मांग रही थी, एक बड़ी सी कंपनी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलने वाले थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये वहाँ के लोगों को डिसाइड करने दिया कि आप वहाँ माइनिंग करने देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स का होम होता है। ठीक है, ऐसे हम किसी का घर उजाड़ के वहाँ माइनिंग नहीं कर सकते। ओके, तो उन्होंने मना किया था, उन्होंने प्रोटेक्ट किया था न्यामगिरी को कि नहीं हम नहीं करने देंगे, क्योंकि ट्राइबल्स मोस्टली फॉरेस्ट वगैरह में ही रहते हैं। चलो अब क्या है? देखो अब है आपका वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक, अगर आप कभी एग्जाम में नहीं भी कर पा रहे हो, आपको कुछ भी रिलेटेड वर्ड है तो आप आंसर लिखने का ट्राई करना। ठीक है, और आप वैसे रिवीजन करोगे तो होते जाएगा। देखो क्या है? व्हाट डज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स क्या होता है? देखो आंसर रीड करो। ड्यूरिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द सोल दैट हाउ मच इन द एज लिमिट ऑफ अ पर्सन इट शोज दैट अप टू हाउ मेनी डेज पर्सन कैन अलाइव। कितने दिन पर्सन का रहने का दिन है, एज लिमिट होता है एक। ठीक है, नॉर्मली क्या एज लिमिट है बताओ? इन इंडिया 70 ईयर्स। ठीक है, अगर नॉर्मल देखेंगे हम लोग तो 70 ईयर्स तक का एज लिमिट है किसी कंट्री का या इंडिया का, तो वहाँ का हेल्थ मेडिकल सिस्टम अच्छा है। ठीक है, और जैसा केमिकल वगैरह खाते हैं तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे कम होते जा रही है। नेक्स्ट क्या है? विच मिनरल्स आर मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा मिनरल्स है ऐसा जिसमें बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं? देखते हैं क्या लिखा है। कोल, पेट्रोलियम, प्रोडक्ट, नेचुरल गैसेस। अच्छा बताओ, कोल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो आप लोग को पता है, व्हीकल्स वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, गाड़ियाँ किससे चलती हैं? पेट्रोलियम से। नेचुरल गैसेस किस में यूज हो रहा है?
कुकिंग के लिए, है ना, कुकिंग फूड। और ये कोल किस में यूज होता है भाई, थर्मल पावर में यूज होता है ना, देखो, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सब क्या है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वाई डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी, गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करती है लोगों को, ताकि रहने में आसानी हो, ठीक है, उनकी हेल्प करना चाहती है। और मोस्टली जो प्राइवेट कंपनीज नहीं प्रोवाइड कर सकती ना, वो सारी चीजें कौन हैंडल करता है, गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो देखो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स वगैरह, जो ट्रांसपोर्टेशन वे है, रोड वे है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ये सब कौन हैंडल करती है, गवर्नमेंट। ठीक, देखो आंसर रीड कर लेते हैं। अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी, लॉ, ऑर्डर ऑफ द country, it is the responsibility of the government to provide public facility to all the citizens used by all the people of the country। देखो ऐसा नहीं है कि एक आप इतने इस पर्टिकुलर एरिया को ये फैसिलिटी दे रहे हो और इस पर्टिकुलर एरिया को नहीं दे रहे हो, नहीं, सबके लिए इक्वल है। जो रोड्स वगैरह है, बैन रहता है क्या कि आप नहीं जा सकते, ये बस जा सकता है, नहीं, तो सब सारे सिटीजन्स को इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो द पर कैपिटल फूड ग्रेन अवेलेबल इन अवर कंट्री या ऑफ अ कंट्री। तो देखो क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर फूड ग्रेन्स वगैरह रहना। देखो आंसर रीड कर लेते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्फ रियलाइज of a country per capital availability of food grains is helpful in knowing the development of the country, increase the availability of food grains along with the increase in production of the sign of development। अच्छा देखो ये इससे रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी से भी ना, कि एक प्रॉपर जितना पॉपुलेशन है उतना फूड होना भी तो जरूरी है। वहाँ अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लोग हंगर से ही डेथ कर जाएंगे, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। और ये क्या इंडिकेट कर सकता है कि हाँ प्रॉपर किसी एक कंट्री का इकोनॉमिक अच्छा है जब वहाँ प्रॉपर फूड वगैरह ग्रेन्स अवेलेबल है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ एनी 4 न्यूज़पेपर सोल्ड इन छत्तीसगढ़। ये तो आप ऐसे खुद से भी कर सकते हो, अगर ये लॉन्ग आंसर में रहेगा तो हम देखेंगे कब ये इन्वेंट हुआ था, किसने लाया था और कौन से सन में लाया है, लेकिन ये शॉर्ट आंसर है तो आप बस इसका नेम याद कर लो, दैनिक भास्कर, नवभारत, देशबंधु और हरिभूमि, ठीक है, और लिख देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कैन अल्टरनेटिव टू मॉडर्न फार्मिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, सही है ये, बताओ। सही तो है, बहुत हद तक ये सही है क्योंकि इसमें कम केमिकल यूज होता है और हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिट है, ठीक है, नेचुरल वे से इसको किया जाता है। बट हाँ एज कम्पेयर टू केमिकल वाले प्रोडक्शन से थोड़ा कम होता है, ठीक, क्योंकि उसमें केमिकल यूज करते हैं तो उसका लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है और ऑर्गेनिक में थोड़ा कम होता है। आंसर भी रीड कर लेते हैं, देखते हैं। बाय यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, जो लीव्स वगैरह सड़ जाते हैं, काउ डंग है, ठीक है, डंग इन एग्रीकल्चर, द इल इफेक्ट ऑफ द केमिकल फार्मिंग कैन बी अवॉइडेड। ये सब यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल जो डालते हैं ना एग्रीकल्चर में वो अवॉइड कर सकते हैं। प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम लोग अच्छे से करें ना तो इसमें भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सकता है, विच विल नॉट बी हेल्दी बट विल ऑल्सो अफेक्टेड द कॉस्ट, वाटर कंजप्शन रेट। देयरफॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कैन बी अ गुड अल्टरनेटिव टू मॉडर्न एग्रीकल्चर। अच्छा देखो, हाँ हम लोग प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते एज कम्पेयर टू केमिकल वाले, बट इज गुड फॉर हेल्थ। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाई डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। देखो जो ये हिंदू वाला कैबिनेट था ना, किसका कैबिनेट था, ये नेहरू जी का कैबिनेट था, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया था। क्यों, वो एक ऐसा पार्लियामेंट में लॉ लाना चाहते थे जिनको साइन करने में वहाँ कैबिनेट के जो मेंबर्स थे बहुत टाइम लगा रहे थे, ठीक है, तो उनको ऐसा पर्सनली फील हुआ कि ये ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए वो पार्टी से ही रिजाइन कर दिए थे। और उस पॉलिसी में क्या था कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में और मैरिज में, ठीक है, लाइक मेंस, उनको भी प्रॉपर्टी में उतना ही हक होना चाहिए और मैरिज में। देखते हैं आंसर रीड करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिपरेशन ऑफ हिंदू कोड बिल, ठीक है, क्या नाम था बिल का, हिंदू कोड बिल, एंड इन प्रेजेंटिंग इट इज द पार्लियामेंट, बट सम ग्रुप ऑफ पीपल
Hindu criticized badly due to it. Dr. Ambedkar become the sad and resigned from the मिनिस्ट्री। ठीक है, मतलब कुछ लोग उसको पास नहीं कर रहे थे या लेट कर रहे थे, इसलिए वो रिजाइन कर दिए थे। याद रहेगा ना, लिख लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंस विल देयर बी बिटवीन कॉलोनी एंड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। देखो सबसे पहले तो इसका आप डिफरेंस बिटवीन सोचो मन में, एनी 2 या 3। कॉलोनी रहने से क्या होता है, क्या वो फ्रीडम है? नहीं। और इंडिपेंडेंस में फ्रीडम है? हाँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये है। उसके बाद देखो क्या है, रीड करें क्या है। कॉलोनी कब था? बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस ही है। अच्छा ये 1947। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस ही मिल गया फिर तो, है ना। चलो देखते हैं। कॉलोनीज व्हेन imperialistic nations exert their power on weaker nations and exploited them the politically, economically and socially, ठीक है, and make them their colonies, it is called the colonialism. For example, India was a colony of British before 1947. अच्छा देखो, ब्रिटिशर्स क्या यूज करते थे? यहाँ के मिनरल्स, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक सब यूज करते थे वो। अगर इंडिपेंडेंस जो 1947 के बाद जो हम लोग इंडिपेंडेंट है, अभी कौन यूज करता है? हम लोग अपने से, ठीक है, अपनी ओन कंट्री का यूज करते हैं और अपने वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। लेकिन वो क्या वेलफेयर के लिए करते थे? नहीं। जो भी मिनरल्स वगैरह रहते थे सारे अपने कंट्री में ले जाते थे, और जितना भी पैसा वगैरह मिलता था वो भी कहाँ यूज करते थे? अपने कंट्री के लिए। ठीक, तो ये डिफरेंस है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट में क्या लिखा है। इन दिस नेशन द कंट्री हैज देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। खुद का गवर्नमेंट मतलब हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को, और खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। are not under the control of any other nation. For example, India become independence 1947. देखो ऐसा ऑल ओवर देखें तो कॉलोनीज में क्या है? दूसरों का रूल्स रहेगा, दूसरों का गवर्नमेंट रहेगा, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कोई फ्रीडम नहीं है, और जितने भी इकोनॉमिक पैसा वगैरह है सब उनके अकॉर्डिंग होगा। और इंडिपेंडेंस में क्या है? सब अपनी कंट्री का होगा, लॉ होगा, गवर्नमेंट होगा, जो हमारे अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया गया होगा, ठीक है, और जो भी मिनरल्स वगैरह है वो खुद के लिए बेनिफिट के लिए यूज करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नीड टू हैबिटेट फुलफिलमेंट। हैबिटेट क्या होता है? रहने की जगह। उससे क्या क्या प्रोवाइड होता है? क्यों हम लोग घर में रहते हैं, जंगल में क्यों नहीं रहते? बताओ तो। ट्राइबल्स के जैसे जंगल में भी तो रह सकते हैं, बट क्यों? चलो देखो, हाउसिंग प्रोवाइड अस सिक्योरिटी बाय चेंजेस इन एनवायरनमेंट, सिक्योर आल्सो सिक्योर्ड फ्रॉम हीट, स्टॉर्म, कोल्ड, रेन। ये तो नॉर्मल है ना। सनलाइट से कौन प्रोटेक्ट करता है? घर में रहते हैं, कोल्ड होता है, ठंडी पड़ती है, बारिश आता है, ये सबसे प्रोटेक्ट होता है। और क्या एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ आप घर में हो, है ना, एक सिक्योर हो आप। और क्या, हाउसिंग सिक्योरिटी इज अ प्रीसियस थिंग। क्यों प्रीसियस थिंग बोला जा रहा है? हाउसिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर पेट एनिमल्स, हेल्प्स इन प्रिजर्विंग फूड एंड अदर गुड्स। देखो जो भी हम लोग पेट एनिमल्स वगैरह रखते हैं वो भी सेफली रहते हैं हमारे घर में। और क्या रहता है? देखो फूड्स वगैरह जो हम लोग रखते हैं वो अच्छे से स्टोर हो जाते हैं ना घर पे। अच्छा अगर फूड्स बाहर रखेंगे तो क्या स्टोर हो पाएगा? नहीं, वो बारिश से भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, ज़्यादा धूप लग जाएगी, खराब हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, गुड्स वगैरह मतलब जो भी स्टॉक है या सामान है इम्पोर्टेंट वो भी सेफली रहते हैं। डन, अच्छे से लिखना एग्जाम में और प्रिपेयर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीस मूवमेंट। पीस मूवमेंट क्या था भाई? देखो उसके कोई 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, यहाँ तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, देखते हैं। एम क्या था, मेन मोटिव क्या था पीस मूवमेंट का, और एक्चुअली में होता क्या है पीस मूवमेंट? मतलब आप समझ रहे हो, किसी कंट्री में शांति बनाए रखना, वॉर का कंडीशन ना आना, ठीक है, वो हंगर स्ट्राइक वाला ना होना। ठीक, चलो देखते हैं। बैन द एटॉमिक डेंजरस। देखो एटॉमिक डेंजरस वेपन्स एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स। ये हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था उसका इम्पैक्ट अभी तक पता चलता है ना, वहाँ एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए गए थे। तो ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। स्टॉप द रेस ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है गन पाउडर्स वगैरह जो ऐसा कुछ होता है, जो भी वेपन्स होते हैं वो सारी चीज़ें ना यूज हो, सिविल वॉर ना हो। ठीक है, मूव पीस मूवमेंट फॉरवर्डेड टू एंड द वॉर, मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, शांति बनाए रखना है कि लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कुछ हो भी रहा है तो वो हमको
हटाना है कि नहीं, बंद पहले ही बंद करवा देना, इतना बड़ा नहीं होने देना है कि कंट्री में ही वॉर होने लगे, ठीक है। ये वही लिखा है, चेक वायलेंस टू टेक प्लेस ड्यूरिंग वॉर। ओके, ओके ठीक है, तो आप लोग का ये इतना ही था। आज हमने क्या क्या कवर किया, ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड एंड वेरी शॉर्ट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।